हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएच स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 यानी कि पार्ट 4 अध्याय 4 हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का। आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावली हैं 3 तक की हमने कवर कर ली हैं। आज स्टार्ट हुआ अध्याय 4 यानी कि अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण। 4.1 प्रश्नावली पढ़ेंगे हम। अगर आपको द्विघात समीकरण का बिल्कुल बेसिक जीरो से पढ़ना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया है, द्विघात समीकरण को बिल्कुल बेसिक से समझाया है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, किस तरीके से उसके गुणनखंड होते हैं, किस तरीके से उसके मूल निकाले जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में सारी चीज़ों का डिस्कशन किया है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने किताब स्टार्ट की है तो किताब में हम ज़्यादा डीपली बेसिक नहीं पढ़ सकते, तो बेसिक अगर आपको द्विघात समीकरण का सीखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें से आप द्विघात समीकरण वाले जो सवाल हैं वो आप देख सकते हैं और द्विघात समीकरण को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं 4.1 प्रश्नावली से कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। सवालों में ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मैं तुम्हें बताता चलूं, द्विघात समीकरण वो होती है जिसकी घात 2 हो, यानी कि अधिकतम घात जिसकी 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं, अगर द्विघात समीकरण की मैं फॉर्म लिखूं तो ये फॉर्म होती है इसकी ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यानी कि आप देख रहे हो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2। और अधिकतम घात अगर 2 किसी भी समीकरण में है तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है। अगर घात 2 की जगह 3 भी है तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं है, और अगर घात अगर 2 नहीं है तो फिर इसका मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, अब इन सवालों में देखें, आप यहाँ देख रहे होंगे कि घात यहाँ पर 2 है तो हम इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इन सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, इसको खोलना पड़ेगा, तब उसके बाद हमें पता चलेगी ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो यहाँ पर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये 10th क्लास मैथ का एनसीईआरटी वाली किताब के ये सवाल है जो यूपी में और भी प्रदेश में एनसीईआरटी किताब चल रही है। तो उसमें 4.1 प्रश्नावली का पहले खंड का पहला सवाल है ये। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोले यहाँ पर, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2, a की जगह x और b की जगह 1 बराबर। अब इस 2 के अंदर गुणा करें, 2 की x से करेंगे 2x माइनस 3 की करेंगे 2 की 6। मैं इसको एक कोने पे लिख देता हूँ क्योंकि चैप्टर का ही नाम है द्विघात समीकरण है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। इसकी फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ देखें x² हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस का 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 2 एकम 2x और बराबर इधर 2x माइनस 6। आप देखें 2x से 2x कट सकता है, बराबर में है, समान चिन्ह है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा फिर कट जाएगा। माइनस के 6 इधर आएंगे प्लस के 6, तो x² प्लस 1 प्लस 6, x² प्लस 6 और 1 7 बराबर में जब 6 इधर आ गया तो 0 हो जाए। अब आप यहाँ देखें इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है, तो यहाँ लिख देंगे। इसमें बताना है कि क्या ये निम्न द्विघात समीकरण है, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। अब आप कहेंगे कि इसमें x नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब इस तरीके से पद नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है पावर घात 2 से। अगर खाली x² भी निकल के आ जाए तो वो द्विघात समीकरण है। उसके साथ ये लगे हुए हों या नहीं हो वो अलग बात है। अगर लगे हुए हैं तो अच्छी बात है, इस फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन अगर खाली भी अगर स्क्वायर है या x² है तो वो द्विघात समीकरण है हमारी। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है क्योंकि स्क्वायर आ गया। चलो इस वाले सवाल में देखते हैं दूसरा इसका। ये है x² माइनस 2x बराबर, माइनस के 2 भी 3 से करेंगे माइनस 6, माइनस के 2 की x से करेंगे माइनस माइनस प्लस का 2x। अब देखो अब ये आपस में नहीं कटेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इनको काट दिया था, ये नहीं कटेंगे क्योंकि इनके समान चिन्ह नहीं है। समान चिन्ह होते हैं तो कटते हैं। माइनस का 2x प्लस के 2 इधर आएंगे माइनस के 2x और माइनस के 6 इधर आएंगे प्लस के 6 बराबर 0। x² माइनस 2 और 2 4x प्लस ये वाले 6 बराबर 0। आप ये देखें इसमें पावर कितनी आई, अधिकतम 2 पावर आई है, तो अधिकतम 2 पावर, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ये तो इस फॉर्म में भी है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। इसके बाद ये 2 सवाल हो गए, इसके बाद तीसरा सवाल देखें। अगला सवाल देखें, पहले ही खंड का तीसरा सवाल है x - 2 और x + 1। ये 2 ब्रैकेट में होते हैं आपस में, तो ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये आपस में गुणा में है। और यहाँ भी x - 1 और x + 3। तो इसमें आप क्या करेंगे, हम पहले मैंने कहा कि ऐसे हम एकदम नहीं बता सकते कि द्विघात समीकरण है या नहीं है जब तक हम उसको सॉल्व न करेंगे। x की x से गुणा करो क्या होगा x², x की x से गुणा करो 1x, या खाली x लिख सकते हैं।
अब माइनस के 2 की एक्स करेंगे माइनस का 2x, 2 की एक्स करेंगे माइनस 2 एकम 2 बराबर ये वाला, एक्स की एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की 3 से करेंगे प्लस 3x, माइनस के 1 की एक्स करेंगे माइनस 1x या 1x या x, माइनस के 1 की 3 से करेंगे माइनस के 3 एकम 3। अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 2x में से 1x गया, माइनस का x बचा और माइनस के 2, इधर भी एक्स स्क्वायर, 3x में से 1x गया, 2x बचे और माइनस के 3। आप देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बराबर में है और दोनों की समान चिन्ह है। ये ऐसे समझे प्लस का एक्स स्क्वायर इधर माइनस का होगा, फिर ये इधर घट के 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कुछ भी कर लें आप। तो अब इसमें आप देखो पूरी समीकरण में घात 2 नहीं है, या मैं इसको और सॉल्व करूँ तो माइनस का एक्स इधर ले जाओ, ये 2x लिखो यहाँ पर, माइनस का एक्स 2x के पास जाएगा प्लस का एक्स, ये वाला माइनस का 2 इधर जाएगा, माइनस के 3 के पास प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। 2x और 1x ये हो गए 3x माइनस 1 बराबर 0। अब आप यहाँ पर देखें इस लाइन में कहीं भी स्क्वायर नहीं है, पावर 2 नहीं है। पावर 2 नहीं है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये नहीं है। बताया था ना कि पावर अगर 2 है तब द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है, तो इसमें नहीं है। इसमें देखें इसकी अंदर गुणा करेंगे, x की 2 से गुणा करेंगे 2x से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x की 1 से करेंगे तो 1x या खाली x, माइनस के अब एक से x से इसकी भी हो गई और इसकी भी हो गई। गुणा करना तो मैंने बताया है पिछले सवालों में, पिछली वीडियो जो 3.3 प्रश्नावली की है और भी ज्यादा वीडियो में पीछे, तो गुणा करना दिखाया है उसमें। माइनस के 3 की 2 से करेंगे माइनस के 3 दूनी 6x, माइनस के 3 की 1 से करेंगे 3 एकम 3 बराबर। अब इसकी से करेंगे x की 1 से करेंगे x स्क्वायर प्लस x की 5 से करेंगे 5x। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसमें देखो ये 6x है, इसमें तो घट जाएगा क्योंकि x जैसी जिसके पीछे सजातीय पद घटते हैं और जुड़ते हैं। अगर किसी के पीछे x है तो वो x वाले के साथ घटेगा, और किसी के पीछे x स्क्वायर तो x स्क्वायर वाले के साथ ही जुड़ेगा और घटेगा। यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर ऐसे ही, अब ये प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा माइनस का x स्क्वायर वाले के पास आएगा, 6x में से 1x गया माइनस का 5x बचा भी, अब प्लस के 5x इधर आएंगे भी माइनस के 5x हो गए, माइनस के 3 बराबर 0। देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, 5x और 5x माइनस के 10x, क्योंकि दोनों एक जैसे चिन्ह है इसलिए घट सकते हैं, जुड़ सकते हैं आसानी से। अब माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखें पावर देखें आप, घात 2 है अधिकतम घात, अब अधिकतम घात 2 है अगर, तो इसका हमारा इसका मतलब है कि ये द्विघात समीकरण है, और हाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, यहाँ पर 4 सवाल हो गए हैं। अगला सवाल देखें, देखिए इसके बाद 4 सवाल हो गए हैं, 4 सवाल और लिख दिए मैंने, एक साथ ही लिख दिए। इसके बाद सॉल्व करना देखें क्या करेंगे, पहले जैसे गुणा करते आए वैसे गुणा करेंगे। इसकी इससे करेंगे 2x की x से करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x की 3 से करेंगे माइनस 3 दूनी 6x, 2 की इससे भी हो गई इससे भी हो गई। अब 1 की करते हैं, 1 की x से करेंगे माइनस 1x कम x, माइनस के 1 की माइनस के 3 से माइनस माइनस प्लस के 3, इन दोनों ब्रैकेट की हो गई और यहाँ बीच में ये वाला बराबर आ गया। x की x से करेंगे x स्क्वायर, x की 1 से करेंगे 1x या खाली x लिखते हैं कोई बात नहीं है, 5 की x से करेंगे प्लस 5x माइनस 5 एकम 5, तो यहाँ तक ये हो गया। अब आप देखें मैंने कहा था स्क्वायर वाला के साथ और x वाला x वाले के पास लेके जाएंगे, तो 2x स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2x स्क्वायर वाले के पास आएगा ये x स्क्वायर। देखो माइनस का 6x और एक माइनस का 1x दोनों माइनस के 7x है। अब चलो एक काम करते हैं, चलो इसको प्लस का 3 यहीं पे लिखो, x स्क्वायर को हम ले जा चुके हैं इधर पहले, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 में से 1x किया तो ये बचे 4x माइनस 5, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया x स्क्वायर बचा माइनस 7x, प्लस के 4x इधर माइनस के 4x, प्लस के 3, प्लस के 5 माइनस के 5 इधर प्लस के 5, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7 और 4 माइनस के 11x प्लस 5 3 ये वाले 8 बराबर 0। यहाँ कुछ नहीं है, सब इधर आ गए तो 0 हो गया। देखिए इधर x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बचा माइनस के 7x, ये 4x प्लस के माइनस के हो जाएंगे क्योंकि x वाले एक तरफ करने एक साथ करने हैं हमें, और प्लस के 3 माइनस के 5 धराएंगे प्लस के 5 5 3 8। अब आप इसमें देखें कि स्क्वायर है यानी कि द्विघात समीकरण ये है, हाँ लिख देंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर है। इस वाले सवाल को देखें, ये है x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि x स्क्वायर वाले के साथ ना हम x के साथ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, ना ही इसमें कुछ गुणा करना है, तो इसको तो ऐसे उतार देंगे एज इट इज बिल्कुल। इसे देखें, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का होल स्क्वायर कर लो, चलो b की जगह कितना 2 तो इसका स्क्वायर, और माइनस 2a और b की जगह कितना 2,
ये ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना होगा 4 माइनस 2 दूनी 4x। देखो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बराबर में है, सेम चिन्ह है, माइनस के 4x धराएंगे 3x के पास तो प्लस के 4x हो जाएंगे भाई, ये प्लस का 1 है, ये प्लस के 4 धराएंगे माइनस के 4, एक तरफ बिल्कुल बराबर में 0 छोड़ देंगे। अब यहाँ देखें 4x और 3x कितने हो गए 7x, 4 में से 1 गया माइनस के 3 बराबर 0। अब आप यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें स्क्वायर तो है ही नहीं कहीं भी, जब पूरी समीकरण में स्क्वायर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। इस सवाल को देखें, ये इस तरीके के सवाल देखें आप, ये है x प्लस 2 की पावर 3, पावर कितनी है 3, और यहाँ 2x की पावर कितनी है x स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी का पावर a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी की क्यूब वाला फॉर्मूला आएगा इसमें, तो क्या होता है a की क्यूब, ये हो गया a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये हो गया b की क्यूब प्लस 3 a की जगह x और b की जगह कितना 2 और a प्लस b यानी कि a प्लस b, ये हो गया यानी कि 3ab a प्लस b, ये a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी देखें 2x की x स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर 2x की पावर 3, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, इन दोनों गुणा करेंगे x की पावर 3 हो जाएगा। अब 2x की गुणा जब 1 से करेंगे माइनस 2 एकम 2x। अब यहाँ देखें x की पावर 3 है तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 2 4 8, यहाँ पर 8 आएगा प्लस 3 दूनी 6x और ये x प्लस 2 ऐसे ही, और यहाँ पर 2x की क्यूब माइनस 2x। अब देखें x की क्यूब प्लस ये 8 ऐसे ही प्लस, जब तक इसके अंदर गुणा करेंगे हम कुछ नहीं करने वाले अभी, 6x की इससे करेंगे x से तो 6x स्क्वायर, अब 6x की 2 से करेंगे 6 दूनी 12x बराबर 2x की क्यूब माइनस 2x। अब देखो भाई पावर अगर बड़ी है तो जो पावर जिसके जैसी है उसी के साथ उसके पद को रखेंगे। यहाँ x की क्यूब को देखो बड़ी ऐसे बड़ी, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो देखो पद जो बड़ा है वो ये वाला है, क्योंकि इसके आगे 2 लगे हुए हैं, तो जो पद बड़ा होता है उसी की तरफ को सारी चीजें लेके जाती हैं, और जो पद प्लस का होता है खास करके बड़ा भी हो और प्लस का भी हो, ये प्लस का बड़ा पद है, इसका लेके जाओ। तो देखो मैं 2x की पावर 3 यहाँ पे ले लेता हूँ, 2x की पावर 3, जब x की पावर 3 इसके पास जाएगी तो माइनस x की पावर 3। अब देखो 6x स्क्वायर x की क्यूब वाले हो गए, अब स्क्वायर वाले इधर जाना तो माइनस का x का स्क्वायर, अब ये माइनस के 2x इसके पास ही है तो माइनस के 2 है, ये इधर जाएगा तो माइनस का 12x प्लस के 8 इधर जाएंगे माइनस के 8 और बराबर में रहेगा 0, क्योंकि इसकी यहाँ इसको यही रोका, ये सारी चीजें इधर चली गई हमारी चिन्ह चेंज करके, तो 2x की में से पावर में 3 में 2x की पावर 3 में से एक x की पावर 3 गया तो x की पावर 3 बचा। अभी माइनस 6x स्क्वायर अकेला ऐसे ही, माइनस के 2x और माइनस के 12x माइनस के 14x माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ देखो आप इस वाले सवाल में थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें अधिकतम पावर 3 है, देखो है तो 2 भी, मतलब है अधिकतम पावर से, अधिकतम पावर का मतलब बड़ी पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर है 3, तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं है, त्रिघात समीकरण है। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, हमें द्विघात समीकरण को फोकस देना है। तो भैया ये इसमें पावर अगर 3 आ गई तो ये द्विघात समीकरण नहीं त्रिघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण ये नहीं है, त्रिघात समीकरण नहीं है। बस यहाँ तक क्लियर हो गया। कैलकुलेशन में देख लेना, अगर कुछ दिक्कत है तो एक बार इसको शुरू करना तब देख लेना। यहाँ पे देखें इसको, ये वाला देखो इसमें कुछ नहीं जोड़ सकते ना हटा सकते, पूरे पद को ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ x की क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, इसको देखो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला, तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये लो b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, ये इसका फॉर्मूला होता है अभी a माइनस बी का होल क्यूब का। अब देखें यहाँ पर x की क्यूब ऐसे लिखेंगे, x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, ये x की क्यूब ऐसे ही, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6x और एक बार x माइनस 2 ऐसे ही, फिर एक बार x की क्यूब ऐसे ही माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, ये x की पावर 3 ऐसे ही माइनस 8 माइनस 6x की x करेंगे 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। अब आप यहाँ देखें x की पावर 3 से x की पावर 3 कट जाएगी, क्यों कट जाएगी, क्योंकि बराबर में है दोनों, सेम मतलब सेम चिन्ह है दोनों के, प्लस के हैं दोनों पद, और कोई आगे 2 या 3 लगे हुए नहीं है, अगर 2 3 लगे हुए मान लो इसके आगे 2 लगे हुए तो फिर इसको हम माइनस का कर ला देगा। अब आप यहाँ देखें, अब ये 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 6x स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का 6x स्क्वायर हो गया माइनस वाला, तो अभी माइनस का 6x स्क्वायर इधर आया प्लस का हो गया,
और माइनस का ये वाला 4x², माइनस का ये वाला x, अब इधर 12x प्लस के इधर आएंगे माइनस के 12x हो गए, तो ये हो गए 12x, और प्लस का ये वाला 1, माइनस के 8 इधर आएंगे प्लस के 8 बराबर 0। अब देखें ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, ये भी सब चीज़ इधर आ गई। 6x² में 4x² गए, 2x² बचे, 12x माइनस का ये x माइनस के 13x हो गई, 8 और 1 प्लस के 9 बराबर 0। तो क्या बात पता चली भाई, बड़ी पावर कितनी है 2। अधिकतम पावर जब 2 मिल जाती है x की, तो किसी भी चर की अगर अधिकतम का पावर अगर 2 है तो वो हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होती है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। आपने देखा होगा, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। आपने देखा कि इसमें मैंने पहले खंड के सभी सवालों में जांच कराई है कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम दूसरे खंड के सवालों को, दूसरे खंड तीसरा खंड जो सवाल हैं, जो लैंग्वेज वाले सवाल है, भाषा वाले सवाल है, वो सवाल हल करेंगे, उनकी द्विघात समीकरण बनाएंगे, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल देखें, दूसरे खंड का पहला सवाल में कहा है, पहले खंड समझ लें एक बार। खंड में कहा है कि निम्न को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि सवाल में हमें इतना कहा है केवल कि आप इस जो लैंग्वेज लिखी हुई है, भाषा का सवाल है ये सवाल जो है, इस सवाल में केवल आप क्या करना है, इसको केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि सिर्फ निरूपित करना है, सॉल्व नहीं करना है। तो क्योंकि सवाल में ऐसा ही कहा है और आंसर शीट में भी वही केवल समीकरण लिखी हुई मिलेगी जो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो जितना सवाल में कहा है केवल उतना ही करें, ज्यादा करेंगे हम तो उसमें मार्क्स मतलब नंबर नहीं मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का मतलब कोई प्लॉट है और उसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई, यानी कि जो क्षेत्रफल है, जो प्लॉट है, उसकी लंबाई मीटर में, मतलब मीटर में माने लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ये चीज, ये लाइन देखें, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। जो चौड़ाई है उसके 2 गुने से 1 अधिक है लंबाई। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने से मतलब है कि हमें जो ऐसी समीकरण बना के देनी है जहां से भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकल गया है और वो समीकरण द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि मैंने पिछले सवालों में, पिछली एक्सरसाइज जिसमें आपने देखी होंगी जो 3.3 की 3.2 की थी, उसमें भी मैंने ये बताया था कि जो सवाल में हमसे पूछता है हम वही मानते हैं। सवाल में पूछा है लंबाई और चौड़ाई, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे लंबाई, सॉरी क्या कहा है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से। तो कंपैरिजन किससे, चौड़ाई से, चौड़ाई मानेंगे। देखो माना, वैसे लंबाई मान के हो जाएगा लेकिन उससे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो माना चौड़ाई बराबर x। अब मीटर में कहा है तो मीटर में ही माने x मीटर। चौड़ाई कितनी है, x मीटर। अब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितनी होगी, देखो सुनो, लाइन पढ़ेंगे दोबारा, जो अंडरलाइन लाइन है मैंने नीचे रेखांकित की है। क्या कहा है कि लंबाई जो है, क्षेत्र की लंबाई वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। जो चौड़ाई है, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ये बात आई समझ में, इसीलिए मैंने पहले चौड़ाई माना था, क्योंकि कंपैरिजन जिससे होता है हम वही मानते हैं तो सवाल आसान हो जाता है। कंपैरिजन का मतलब है तुलना जिससे हो रही है। तो चौड़ाई जो है हमने x मीटर मान ली, और लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, जो x है इसके 2 गुने से 1 अधिक है। 1 अधिक का मतलब 1 जोड़ दो, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल, यहां देखें आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगी, होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो आपको ध्यान होगा, छोटी क्लासेस की बात है, 9th में पढ़ा होगा। अब आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है सवाल में, 528। तो यहाँ लिखें 528, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लिख दिया। लंबाई कितनी है, लंबाई है हमारी 2x + 1, ये हो गई 2x + 1 लंबाई, गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x मीटर। तो ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, तो गुणा x, लंबाई गुणा चौड़ाई। 528 ऐसे ही लिखें। अब देखो 2 की x से गुणा करेंगे हो जाएगा 2x² प्लस x की 1 से गुणा करेंगे 1x या x खाली। अब आप प्लस के 528 इधर ले जाएंगे, माइनस के हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। जब 528 इधर चलेगा तो बराबर में 0 बचा। बस यही हमारा यहाँ आंसर हो गया, क्लियर। क्योंकि सवाल की लाइन मैंने बताया था, कुछ बच्चे कहते हैं कि इसको सॉल्व किया जाए, आप सॉल्व कर सकते हैं अपने मन के लिए,
लेकिन सवाल में केवल जो सवाल में कहा है मतलब जो मोस्टली कहा होगा वही ध्यान दें। सवाल में कहा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आप आंसर चेक करें, आंसर में भी यही आंसर होगा। वैसे आप संतुष्टि के लिए आप इन दोनों गुणा करके जो हमारे गुणनखंड वाले सवाल होते हैं उस तरीके से गुणनखंड इसके कर सकते हैं। और गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका, मैंने द्विघात समीकरण की जो वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको एक बार जाकर देख लीजिए। आप बिल्कुल जीरो लेवल से, अगर 7th का 6th क्लास का ही बच्चा है तो वो द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालना सीख जाएगा उस वीडियो से। मैंने इतने आसान वे में बिल्कुल सिंपल तरीके से द्विघात समीकरण गुणनखंड निकालने सिखाए हैं और द्विघात समीकरण के बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इसके बाद आप अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल। अगला सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पूर्णांक ज्ञात कहां से होंगे? पूर्णांक ज्ञात द्विघात समीकरण से, क्योंकि द्विघात समीकरण के सवाल है हमारे। तो द्विघात समीकरण बनाएंगे हम ऐसी। देखें, इसमें सवाल में कहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हम वही मानेंगे। तो एक पूर्णांक मानते हैं, चलो पहले मानते हैं, इसके बाद समझेंगे। माना, वही मेरा बस एक लॉजिक याद रखें कि जो सवाल में पूछे अगर तुम्हें मानना है तो वही मानना ज्यादातर। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब है भाई पॉजिटिव लेना है, प्लस में लेना है। माना धनात्मक पूर्णांक इतना हमारा x मान लिया हमने। ठीक है, अब एक लाइन है इसमें क्रमागत वाली। ये क्रमागत शब्द का मतलब समझे आप। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, उससे अगला वाला जस्ट। अगर कोई नंबर किसी का 5 है तो उससे कहे क्रमागत की बात आए तो इसका मतलब उसके 6 की बात कर रहा है, उससे अगले की जस्ट। 5 के बाद 6, 5 के बाद 6 का क्रमागत 7, 7 का क्रमागत 8, 8 की क्रमागत आ गए 9। ऐसे ही क्रमागत की जब भी बात होती है तो उससे जस्ट अगले की बात होती है। कभी भी मतलब क्रमागत के तुम्हारे अगर कोई भी सवाल आता है इस तरीके का, तो आप बस ये बात रखें कि उससे जस्ट अगले की बात हो रही है। क्रमागत का मतलब है 1 प्लस कर देना, सीधी बात में। तो अगर हमारा एक धनात्मक हमारा पूर्णांक x है तो इसका अगला क्या होगा? कुछ बच्चे कहते हैं y, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना कि +1 यानी कि 8 के क्रमागत की बात हो तो 8 के बाद कितना आएगा? 9, या 7 के बाद कितना आएगा? 8। तो क्रमागत का मतलब है, यहाँ लिखेंगे दूसरा, ये लिखा हमने दूसरा क्रमागत। क्रमागत का मतलब है इससे अगला, दूसरा क्रमागत पूर्णांक। तो ये दूसरा होगा x + 1, यानी कि x से अगला क्या होगा? y नहीं, x से अगला होगा x + 1। गणित में x + 1 चलेगा। ठीक है, वो अल्फाबेटिकल है कि x के बाद y, y के बाद z आता है, वो अलग चीज है। यहाँ पर है गणित में कि अगर एक धनात्मक पूर्णांक अगर हमने एक चीज x मान ली है तो उससे जस्ट अगली होगी x + 1। और अगर फिर उससे भी अगली मान है तो x + 1 + 1, ऐसे फिर उससे भी अगली, तो एक एक जोड़ते चले जाएंगे, अगले पद निकलते आएंगे। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांकों की बात हो गई। अब कहा है पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि जो दोनों धनात्मक है उनका गुणनफल। तो गुणनफल कितना कहा है? गुणनफल कहा है भाई 306। तो भी दोनों गुणनफल और गुणनफल कहा है, तो यानी कि x की गुणा x + 1, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा ही होती है, बराबर 306। देखो x की x से गुणा करेंगे x² प्लस x की x से करेंगे 1 बराबर 1x, या x बराबर 306। प्लस के 306 इधर आएंगे, माइनस के 306 हो जाएंगे भाई, और बराबर में 0। तो भाई ये आ गई आपकी द्विघात समीकरण, जो हमारे सवाल में कहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आपका यही इसका आंसर है। संतुष्टि के लिए आप चाहें तो इसको गुणनखंड कर सकते हैं, विधि मैंने आपको बताई है। फिर 3.2 से आपकी जो 4.2 से 4.1 प्रश्नावली है, 4.2 प्रश्नावली से गुणनखंड चालू होंगे, तो उसमें और थोड़ा बता देंगे गुणनखंडों के बारे में। बाकी का अगर बेसिक से है तो बेसिक के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बेसिक से गुणनखंड मैंने उस वीडियो में सिखाई हुई है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, यानी कि उनकी आयु वर्षों में लेनी है। तो उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। लास्ट वाली लाइन का मतलब आपको पता ही है कि ऐसी द्विघात समीकरण बना के देनी है जिससे कि रोहन की वर्तमान आयु निकले। ठीक है, ये तो बाद की बात हो गई। लास्ट वाली सवाल की लाइन है, समझे कि अब से 3 वर्ष पश्चात, क्योंकि वर्तमान आयु बतानी है, मानेंगे भी वर्तमान, तो 3 साल बाद की बात की है। तो 3 साल बाद की बात की है तो हम क्या करेंगे? वर्तमान आयु जो मानेंगे उसमें 3 साल जोड़ेंगे, और उसकी 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु और उनकी माँ की आयु गुणनफल कितना? 360 हो जाएगा। और फिलहाल में क्या कहा है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखा सुने, क्या पूछा है? रोहन की वर्तमान आयु, वही मानेंगे माना रोहन
की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। वर्तमान आयु कितनी हो गई? x वर्ष। वर्षों में कहा है, आयु उनकी वर्षों में मानी है तो हमने वर्षों में इसलिए x वर्ष कहा है। ठीक है, अब कहा है रोहन की x वर्ष हो गई। अब उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है तो कोई भी कहे भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूंगी आपके पिताजी आपसे 25 साल बड़े हैं तो आपकी आयु मान लो 15 साल है, तो इसका मतलब आपके पिताजी की आयु 40 साल होगी। 25 साल बड़े हैं तो 25 और जोड़ दो अपनी आयु में। तो वैसे ही माँ की आयु यानी कि माँ की वर्तमान, इनकी भी वर्तमान ही क्योंकि वर्तमान से कंपेरिजन हो रहा है, x प्लस 26 इतने साल की हो गई माता जी। ठीक है, अब कहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, भाई 3 साल बाद की बात करिए आज से। तो देखो पहले यहां लिखो 3 वर्ष पश्चात, देखो 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है भाई बाद, बाद मतलब बाद में आपसे। तो 3 साल बाद, देखो 3 साल बाद भाई रोहन की आयु बढ़ेगी तो माँ की भी तो 3 साल बाद बढ़ेगी। ऐसा थोड़ी कि रोहन ही 3 साल आगे बढ़ जाएगा, माँ भी आगे बढ़ेगी। तो रोहन कितने का हो जाएगा भाई? अभी रोहन कितने का है? x वर्ष का, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष का। रोहन तो हो जाएगा इतना। ठीक है, अब माँ की आयु कितनी है वर्तमान अभी? x प्लस 26 भाई। 3 साल बाद माँ की भी 3 और बढ़ा दो तो माँ की हो जाएगी कितनी? x प्लस 26 और 3 29 वर्ष। ये हो गई माँ की आयु 3 साल पश्चात की, और ये हो गई ये हो गई बेटे की आयु 3 वर्ष पश्चात की, और ये हो गई माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात। अब एक लाइन रही है कि अब से 3 वर्ष पश्चात दोनों उनकी आयु गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी गुणनफल, अब गुणनफल क्या होगा? यहां लिखो गुणनफल। गुणनफल जो होगा वो कितना होगा? 360 होगा दोनों की आयु का, दोनों लिखो तो यानी कि x प्लस 3 ये रोहन की आयु का और x प्लस 29 ये माँ की आयु का। गुणनफल हो जाएगा 360। तो क्या करेंगे? दोनों गुणा कर देंगे। x की x से गुणा होगी x स्क्वायर प्लस x की 29 से करेंगे 29x में प्लस x की x से भी हो गई 29 से भी हो गई। अब 3 की x से करेंगे 3x प्लस 3 की 29 से करेंगे 29 की 87 बराबर 360। चलो यहाँ को लेकर देते हैं। देखो x स्क्वायर ये वाला ऐसे निकालना है बिल्कुल ऐसे प्लस 29x प्लस 3x कितने हो गए? 32x में प्लस 32x प्लस ये वाले 87 प्लस के 360 इधर आएंगे माइनस के 360 माइनस के 360 बराबर में 0 बचे। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में 87 गए 273 बचे बराबर 0। ठीक है, तो यहां पर ये द्विघात समीकरण बन गई ऐसी जिसको अगर हम हल करें तो रोहन की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो रोहन की आयु प्राप्त करने की समीकरण केवल हमें बना के देनी है, द्विघात समीकरण में निरूपित करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहां तक ये सवाल क्लियर हो गया। इसके बाद लास्ट सवाल है फोर्थ वाला, ये सवाल देखें अगला सवाल है, लास्ट सवाल है और ऐसे सवाल आते भी है एग्जाम में कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। ठीक है, इसके बाद यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर पर आवर है, ये घंटा मतलब कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। इसका मतलब ये है कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मान लो 80 की स्पीड से चल रही है गाड़ी में, मान रहा हूँ मतलब समझाने के लिए केवल, तो 80 की स्पीड से चल रही है, यदि 8 किलोमीटर कम कर देती यानी कि 72 की स्पीड से फिर उसको चलाते तो 3 घंटे का समय अधिक लेती। पहले अगर कहीं 5 घंटे में पहुंच रही होती तो फिर 8 घंटे में पहुंचती। तो इस तरीके की बात है, अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बिल्कुल देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फंडा है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो चाल मानेंगे हम। माना रेलगाड़ी की चाल, माना देखो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये रेलगाड़ी की चाल मान ली हमने। ठीक है, अब देखो बात क्या है कि दो तरह की चालें हो रही हैं। एक तो एक समान चाल है और दूसरी है जो हमने 8 किलोमीटर की घटा दी है चाल। दो तरह की चाल है। तो इसमें क्या है कि पहले इसमें हमें समय भी दो ही प्राप्त होंगे, समय भी दो होंगे। आप सोचो कि एक तो चाल है मतलब एक समान चाल है x जो मानी हमने, उससे कुछ समय लगेगा। फिर 8 किलोमीटर कम करेंगे तो उससे कुछ अलग समय लगेगा।
तो हम क्या करते हैं, जो दूरी है हमारी, ये देखें आप, दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, ये दूरी है। तो इसमें अगर समय, ये देखें आप एक बार, समय बराबर, देखो पहले जो एक समान चाल से गाड़ी चल रही है, एक्स की चाल से, एक्स की स्पीड मानी है हमने, एक समान चाल जो शुरू में है, एक्स की चाल से गाड़ी चल रही है और 480 किलोमीटर से जाना है, तो एक्स की चाल से चलने पर 480 किलोमीटर जाना है, तो उसमें कितना समय लगेगा पहुंचने में, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इसका मतलब जो समय पहले लगेगा, यानी कि समय लिखेंगे, समय t1 लिख दें, क्योंकि पहले समय लगा तो t1 पहले, तो पहले समय दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है पहले x, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, ये वाला समय लगेगा भाई पहले। आप ये नहीं समझे कि 480 बटे x ये कैसा समय है, आप तो केवल इसको मान कर क्योंकि हमने x माना हुआ है, तो ये समय लगेगा पहली कंडीशन में, ये समय लगा उसको। फिर क्या करा, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अब चाल जो है कम कर दो, यानी कि बाद में चाल लिखो, बाद में चाल, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, यानी कि x थी और 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो भाई x में देखो 8 कम कर दिए, माइनस कर दिए, यानी कि जो बाद में चाल है, ये बाद वाली चाल है इतने किलोमीटर प्रति घंटे की, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की ये बाद की चाल है। तो अभी बाद में समय कितना लगेगा, समय निकालो फिर दोबारा से, तो समय कहेंगे t2, अब दोबारा समय कहेंगे, तो दूरी तो वही है दूरी हमारी, यानी कि दूरी है 480 और अब समय लग रहा है x माइनस 8। आप देख लो यहाँ पर समय जब कम हो रहा है, कुछ x में से कुछ कम हो रहा है, तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ ज्यादा लगेगा, बात सही है ना, आ रही समझ में। एक बार दोबारा सवाल को मैं एक बार जल्दी से और बता देता हूँ कि 480 किलोमीटर की दूरी है, एक बार तय की, एक समान चाल से तय की है, तो कुछ समय लग रहा होगा, मान लो 5 घंटे लग रहे हैं मैं कह रहा हूँ, फिर बाद में 8 किलोमीटर की स्पीड कम कर दी है, तो फिर 3 घंटे का ज्यादा लग रहा है, तो फिर कितने लग रहा है, 5 के बाद फिर 8 घंटे लगने लगे। तो इस तरीके से ये है, पहले x चाल थी तो समय ये लग रहा था, फिर 8 कम कर दी तो 4 समय लग रहा है ये। अब एक लॉजिक समझे कि ये जो समय है भाई बाद वाला, तो बाद में 3 घंटे ज्यादा लग रहा है ना, यानी कि ये जो समय है इस वाले समय से 3 घंटे ज्यादा है, ये नीचे वाला समय, ये वाला समय ये 3 घंटे ज्यादा है, तो इस वाले समय में से अगर हम ये वाला समय घटाएं तो 3 घंटे आएगा, क्योंकि सवाल में कहा है कि 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो क्या कराएंगे, यानी कि T2 यानी कि दूसरे वाले समय में से अगर हम पहले वाला समय घटाएं तो 3 घंटे का अंतर आएगा, क्योंकि सवाल में कहा है कि बाद में जो है 3 घंटे का समय ज्यादा लगता है, यानी कि बाद में मैंने बताया था ना कि 5 घंटे मान लो, फिर बाद में लग रहा है कितने 8 घंटे, तो 8 में से 5 के कितने बजे 3, तो ऐसे ही हमने T2 में से यानी बाद वाले समय पहले वाले समय घटाया, कितना आया 3। तो देखो लिखें आप, समय का मान लिखें T2 का 480 बटे x माइनस 8, बीच में माइनस 480 बटे x बराबर में 3। बस यहाँ से हम सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो 480 ऊपर से कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों जगह होते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 बटे एक्स माइनस 8 माइनस यहाँ भी 1 बटे एक्स बराबर 3। देखो 480 एक्स की 1 से गुणा करेंगे, एक्स की कम एक्स, ये देखो बीच में माइनस, एक्स की 1 से गुणा करेंगे, इधर की गुणा हो गई, त्रिगुणा करेंगे, इधर की इससे करेंगे, तो एक्स की 1 से करेंगे एक्स। अब माइनस के 8 की जब माइनस के 1 से होगी तो माइनस माइनस प्लस के 8 हो जाएंगे बटे, अब इन दोनों गुणा होगी, एक्स की एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 8 से करेंगे माइनस के 8 है बराबर 3। अब देखो माइनस के एक्स से प्लस का एक्स कर सकता है, आसानी से कर सकता है, तो यहाँ बचा 480 और ऊपर बचे ये वाले 8, ये वाले प्लस के 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स बराबर 3। अब देखो यहाँ 3 है तो 3 ही कम 3 और 3 से ये 16 थी 48, 160 बार कट जाएगा, 480 3 से ऐसा कट सकता है, अगर प्लस माइनस कोई चीज नहीं है तो कर सकते हैं ये। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x की गुणा कर देंगे तो 16 अट्ठे 128, यानी कि 128 और 0 1200, यानी कि 160 की गुणा जब 8 से करेंगे तो 1280 आएगा बराबर, इसकी तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, नीचे वाले गुणा जब 1 से करेंगे तो 1 से किसी भी गुणा हो उतना ही आता है, प्लस के 1280 इधर जाएंगे माइनस पे जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1200 और बराबर बचेगा 0। ये आ गई आपकी द्विघात समीकरण जो हमें निकालनी थी। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात हो जाएगी, जब जो की बात इस सवाल में नहीं पूछी है, केवल ये कहा है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए, मैंने इसको निरूपित कर दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है अच्छी से, ताकि हम सवाल लिखते हैं और पूरा उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी मैथ की वीडियोस के लिए 10th 12th के लिए 10th का तो ये बैच चल ही रहा है जो कि 4.1 तक पहुंच गया है, और कंपटीशन लेवल एग्जाम के मैथ के लिए भी
अपने चैनल को इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।